तो पिछले वीडियो में आप लोगों को हमने फरवरी रेवोल्यूशन के विषय में बताया जो रूस में स्टार्ट हुआ, और इसके अंतर्गत आपको हमने बताया कि किस तरीके से जार के खिलाफ रूसी वर्कर्स और आम नागरिकों का जो असंतोष था उसी का रिजल्ट रहा फरवरी की क्रांति। और किस तरीके से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ आपको ये भी हमने बताया था। वर्कर्स विंटर पैलेस के सामने इकट्ठा होते हैं और इसी बीच आपको हमने बताया था कि थर्ड ड्यूमा भी भंग कर दिया जाता है जार के द्वारा। तो थर्ड ड्यूमा जब भंग हो जाती है तो उसके जो लीडर होते हैं वो भी इन क्रांतिकारियों के साथ मिल जाते हैं और विंटर पैलेस के सामने खड़े होते हैं। तो जार उस भीड़ को हटाने के लिए कर्फ्यू लगा देता है और पुलिस को भेज देता है। पुलिस लाठीचार्ज करती है, भीड़ तितर बितर हो जाती है। लेकिन अब चूंकि इन लोगों के मन में ये बात परिवर्तन की बात आ चुकी थी, तो एक दो दिन के बाद यानी 22 फरवरी को फिर ये लोग विंटर पैलेस के सामने इकट्ठा होते हैं। पुलिस और क्रांतिकारी ये दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। तो इनको हटाने के लिए जार अपनी आर्मी को, सेना को गोली चलाने का आदेश देता है। लेकिन आपको हमने बताया था कि आर्मी भी इस भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर देती है और वो आर्मी भी इन्हीं प्रदर्शनकारियों के साथ हो जाती है। और जब ये सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो ये सभी मिल करके एक काउंसिल बना लेते हैं और उस काउंसिल का नाम सोवियत पेट्रोग्राद रखा गया। सोवियत पेट्रोग्राद के जो मेंबर्स होते हैं ये सारे मेंबर्स जार के पास महल में जाते हैं और उनसे उनका पद छोड़ने के लिए दबाव बनाते हैं या कहते हैं, आदेश देते हैं। तो इनके दबाव की वजह से जार 2 मार्च को अपने पद से त्याग पत्र दे देता है और इस तरह से रूस में राजतंत्र खत्म हो जाता है। अब फरवरी का जो ये रेवोल्यूशन हुआ, राजतंत्र खत्म हुआ, तो अब शासन कौन करेगा, किस तरीके से शासन चलाया जाएगा, इसकी चर्चा होने लगी। क्योंकि तुरंत सरकार चलाने के लिए सरकार की जरूरत थी लोगों का नेतृत्व करने के लिए। तो ऐसे स्थिति में ड्यूमा के जो लीडर थे, जो तीसरी ड्यूमा भंग की गई थी उसके जो लीडर थे और सोवियत के जो लीडर थे, इन लोगों ने मिल करके एक तत्कालीन समय के लिए एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का गठन किया। यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं जो तत्कालीन समय के लिए थी, जो सरकार को चलाए। और इसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर काम करना शुरू किया। और जब रूस से राजतंत्र खत्म हुआ यानी जार के शासन का अंत हुआ और प्रोविजनल गवर्नमेंट आई, तो इसने रूस के लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे काम करना स्टार्ट किया और जिसके क्रम में सबको इक्वल वोटिंग का अधिकार प्रोवाइड किया गया। महिला पुरुष दोनों को मतदान देने का अधिकार प्रदान किया गया। और इसके साथ साथ जो जार के द्वारा राजनीतिक पार्टियां बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था वो भी हटा दिया गया। आपको बैक में जाएंगे तो ध्यान में होगा कि जो बोल्शेविक पार्टी, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, आगे 2 पार्टों में डिवाइड हुआ था, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक के जो लीडर थे वो लेनिन थे। लेनिन भी जार के डर के वजह से, जब प्रतिबंध लगाया गया तो जार के डर के वजह से ये भी निर्वासित हो गए थे, रूस छोड़ करके दूसरे देशों में छुपे हुए थे। लेकिन बीच बीच में आकर के वो पार्टी के मेंबर्स
के अंदर उत्साह भर रहे थे। जब फरवरी रेवोल्यूशन हुआ तो आपको मालूम होगा, फरवरी रेवोल्यूशन के बाद क्योंकि कारण भी बना था कि लंबे समय से युद्ध चल रहा था, आर्मी भी थक चुकी थी, लोग युद्ध से तंग आ चुके थे, तो इन लोगों ने अपने आप को युद्ध से अलग किया। और इसके बाद में हम देखेंगे कि जब सब कुछ प्रोविजनल सरकार के द्वारा ठीक ठाक काम चल रहा था तो रूस में एक और क्रांति हुई, रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, वो था अक्टूबर की क्रांति। तो जब सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था प्रोविजनल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये रेवोल्यूशन क्यों स्टार्ट हुआ? तो इसके पीछे एक कारण है, और कारण आपको पता होना चाहिए। प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बनी, इस गवर्नमेंट के जो लीडर थे, आपको ध्यान होना चाहिए कि जब ड्यूमा थर्ड गठित भंग की गई जार के द्वारा, तो तीसरी ड्यूमा में जार ऐसे लोगों को सम्मिलित किया था जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, यानी उच्च वर्ग के लोग थे। तो यानी कि उसके जो मेंबर थे, जमींदार थे, आर्मी के बड़े अफसर थे और अमीर लोग थे, यही उसके मेंबर हुए थे। और ये भी जब प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी तो ड्यूमा के लीडर यानी यही लोग वहाँ भी पहुँचे, प्रोविजनल गवर्नमेंट में भी, और इसमें सोशलिस्ट केवल इनका सहयोग कर रहे थे प्रोविजनल गवर्नमेंट का। तो जब प्रोविजनल गवर्नमेंट के द्वारा राजनीतिक पार्टियों पर जो बैन लगाया गया था, वो बैन जब खत्म किया गया तो बहुत सारे राजनीतिक ग्रुप बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी के क्रम में, ठीक इसी के क्रम में नहीं सारी, ठीक इसी समय लेनिन भी, जो जार के डर से निर्वासित था, दूसरे देशों में शरण ले रखा था, वो भी रूस वापस आ जाता है। और वापस आते ही वो एक स्टेटमेंट देता है कि रूस की सत्ता पर सोवियत ग्रुप को कब्जा कर लेना चाहिए। और उसने प्रोविजनल गवर्नमेंट के सामने 3 डिमांड रखी। और पहली जो डिमांड थी वो था कि जो ये युद्ध चल रहा है वर्ल्ड वार, इसको ख़त्म किया जाए या रूस को इससे अलग किया जाए। इस युद्ध में रूस की जो पार्टिसिपेट था उसको ख़त्म कर दिया जाए, यानी अलग किया जाए। और सेकंड था, रूस की जितनी भी ज़मीनें हैं वो सभी लोगों में बराबर, यानी किसानों के बीच में बराबर बराबर बांट दिया जाए। और आपको मालूम होगा ये आइडिया मार्क्स ने दिया था, क्योंकि मार्क्स के विचारों को ही आगे बढ़ाने का काम लेनिन कर रहा था। तो लेनिन ने जो सेकंड डिमांड रखी वो था कि रूस की जो ज़मीनें हैं उसको सभी लोगों में बांट दिया जाए बराबर बराबर। और तीसरी जो डिमांड रखी उसने वो था कि रूस के जो बैंक हैं उसको नेशनलाइज किया जाए, यानी राष्ट्रीयकरण उसका किया जाए। तो इस तरह से लेनिन की जो ये 3 मांग रही वो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी गई, आपको बुक में मिलेगा। और इसी के क्रम में लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी का नाम एक बार पुनः चेंज किया, बदल दिया उसका, और एक नया नाम रखा रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रखने के पीछे लेनिन का जो विचार था वो था कि अब ये विचार आपको हमने पहले बता दिया कि मार्क्स के विचारों से प्रेरित था। कार्ल मार्क्स जिसे मैं आपको मैंने पहले बताया था, उनके विचारों से प्रेरित था। और मार्क्स ने कहा था कि सभी प्रॉपर्टी पर मजदूरों का कब्जा होना चाहिए। और इसके साथ साथ उसका ये भी कहना था कि रूस में क्रांति लाने का श्रेय किसानों, वर्कर्स और मजदूरों
हो ही जाएगा। तो इसी के क्रम में या इसी सोच के साथ लेनिन ने भी बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलने का निश्चय किया। अब देखिए, फिलहाल जो भी था, प्रोविजनल गवर्नमेंट का गठन जो किया गया वो ठीक ठाक काम कर रही थी। बहुत सारे चेंजेस किए गए जार की नीतियों में, यानी सबको इक्वल वोटिंग का अधिकार दिया गया, राजनीतिक पार्टियों पर लगे बैन को हटा दिया गया। तो जब सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, तो ऐसे कंडीशन में लेनिन के इस मांग से उसके सपोर्टर जो थे, पार्टी के मेंबर थे, वो भी सहमत नहीं थे, यानी सहयोग नहीं कर रहे थे। कारण ये था कि बोल्शेविक पार्टी के मेंबर सोच रहे थे कि अभी उपयुक्त समय नहीं है कि रूस में सोशलिस्ट सरकार का गठन किया जाए या सरकार बनाई जाए। रूस में सोशलिस्ट सरकार बनाने के लिए उपयुक्त समय की आवश्यकता है और वो समय इस समय उपयुक्त नहीं है। और यही कारण रहा कि वो लोग भी प्रोविजनल गवर्नमेंट को ही सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अक्टूबर आते आते रूस में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसकी वजह से एक रेवोल्यूशन आ जाता है। तो स्थितियां कैसे बदल जाती हैं, बदलना शुरू होती हैं और लोग धीरे धीरे लेनिन के साथ जुड़ना शुरू करते हैं। इसका कारण आपको हम बताएंगे कि जब प्रोविजनल गवर्नमेंट के द्वारा राजनीतिक पार्टियों पर लगे बैन को हटाया गया, तो रशियन वर्कर्स थे, इन लोगों ने बहुत सारी ट्रेड यूनियनें बनाना शुरू कर दिया और इस यूनियन के साथ बहुत सारे वर्कर्स या लेबर्स जुड़ना शुरू कर देते हैं। और जब इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो ये लोग फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और इसी के क्रम में वर्कर्स के द्वारा जो ट्रेड यूनियनें बनानी शुरू हुई, तो आर्मी में भी, आपको आर्मी के विषय में भी पता होगा, जब जार ने गोली चलाने का आदेश दिया था तो आर्मी की एक टुकड़ी इन प्रदर्शनकारियों के साथ हो गई थी। तो इन लोगों ने भी एक पार्टी बनाई और वो था सैनिक क्रांतिकारी समिति, यहाँ भी बन जाती है। तो इस तरीके से लगभग 4 महीनों के अंदर मजदूरों के लगभग 500 ट्रेड यूनियन बन जाते हैं और ये सभी लोग बोल्शेविक पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। तो जब भारी बहुमत बोल्शेविक पार्टी को यानी लेनिन को मिलना शुरू हो जाता है, तो ये लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, यानी इनके कार्यों पर ये लोग सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं। तो इनके इन कामों से प्रोविजनल गवर्नमेंट खुश नहीं थी और प्रोविजनल गवर्नमेंट भी ये सोचने पर विवश हुई कि अगर ये लोग इकट्ठा संगठित हो गए तो जिस तरीके से जार को सत्ता से इन लोगों ने हटा दिया, तो हमें भी ये सत्ता से हटा सकते हैं। तो इसी सोच के साथ प्रोविजनल गवर्नमेंट, क्योंकि आपको ये भी मालूम होगा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बनी वो ड्यूमा के ही ज़्यादा लीडर थे, यानी अपर स्टेटस के लोग ही इसमें लीडर थे। तो इन लोगों ने इनको तितर बितर करने के लिए बोल्शेविक पार्टी के जितने लीडर थे, नेता थे, इनको पकड़ करके जेल में बंद करना शुरू कर दिया। और इसके विरोध में बहुत सारे लोग सड़क पर आए और जब सड़क पर उतर आए तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने हिंसा के साथ उस विरोध को दबाना शुरू किया, जिसमें बहुत सारे लोग पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई, बहुत सारे लोग मारे गए। तो इस प्रकार प्रोविजनल गवर्नमेंट अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबाना शुरू कर देती है
और जब हिंसात्मक तरीके से प्रोविजनल गवर्नमेंट अपने खिलाफ विरोध को दबाना शुरू करती है तो लेनिन के साथ साथ अन्य पार्टी के लोगों के अंदर भी डर उत्पन्न हो जाता है और कुछ समय के लिए लेनिन फिर दोबारा रूस को छोड़ करके भाग जाता है। अब ये कंडीशन सिटीज की तरफ, शहरों टाउनों में ये कंडीशन चल रहा था एक पक्ष। दूसरा पक्ष रूस में आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों की कंडीशन क्या थी। तो ग्रामीण क्षेत्रों के कंडीशन के विषय में आपको बताते हैं कि लेनिन के ये विचार या मार्क्स के विचार कि जमीन पर सरकारी साझेदारी होनी चाहिए, इसकी मांग ग्रामीण क्षेत्र के किसानों ने भी जमींदारों के खिलाफ उठाना शुरू कर दिया और वहाँ भी बहुत सारे किसानों ने यूनियन बना करके जमींदारों के कब्जे वाली जमीन पर हमला करते हैं या कब्जा कर लेते हैं, ऐसे कहिए। वो लोग वहाँ पहुँच करके कब्जा कर लेते हैं और ज़मीनों को आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो इस तरीके से 1917 तक जुलाई से सितंबर के बीच में यानी 4 महीनों के अंदर रूस के किसान बहुत सारी ज़मीनों पर अपना कब्जा कर लेते हैं। आगे यही कुछ और भी अन्य कारण रहे जिससे जो अक्टूबर 1917 में अक्टूबर की क्रांति का ग्राउंड तैयार हुआ। अक्टूबर की क्रांति की वजह जो आए वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस तरह से आज हमने आप लोगों को बताया कि फरवरी क्रांति के बाद रूस में क्या परिवर्तन हुए, क्या चेंजेस हुए। क्रांति के बाद में ड्यूमा के लीडर और सोवियत लीडर दोनों साथ मिल करके एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं और प्रोविजनल गवर्नमेंट जार के द्वारा जो जन विरोधी नीतियां थी उसको ख़त्म कर देते हैं। राजनीतिक पार्टियों के बनने पर जो बैन लगा था वो ख़त्म कर दिया जाता है। महिला और पुरुष दोनों लोगों को इक्वल वोटिंग का अधिकार प्रदान किया जाता है। तो इस तरह से इसके बाद में रशियन वर्कर्स के द्वारा फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ जो शोषण उनके फैक्ट्री मालिकों के द्वारा किया जा रहा था के खिलाफ खड़े होने के लिए फैक्ट्री वर्कर्स ने बहुत सारे ट्रेड यूनियन बनाए और इन सभी लोगों ने मिल करके फैक्ट्री मालिकों का विरोध किया। और इसी के क्रम में आपको हमने बताया था लियान ट्राटस्की के नेतृत्व में सेना का भी एक यूनियन बनाया गया जो फरवरी रेवोल्यूशन के समय क्रांतिकारियों के साथ हो गए थे। इनकी भी एक यूनियन बनी थी, सैनिक क्रांतिकारी समिति। और इसके साथ साथ मार्क्स के विचारों या लेनिन के विचारों से प्रभावित होकर के ग्रामीण क्षेत्र में भी जमींदारों के खिलाफ विरोध शुरू हुआ और जिसके क्रम में बहुत सारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया। आगे की घटना के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।